नीतीश कुमार इसी शर्त पर दिल्ली गए होंगे कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के दूसरे किसी भी लीडर को देंगे। अब ये किसको देंगे ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर भाजपा ने इनके प्रकार कोई दबाव बनाकर कोई बार्गेनिंग करके अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई अगर, तो ये सरकार की आयु छोटी हो जाएगी। सम्राट चौधरी जहां तक पहुंचे हैं वहां तक बहुत अच्छा है, उनका बयान भी कुछ पॉजिटिव है। उनको लोगों ने बुलडोजर बाबा के नाम से जब प्रसिद्ध करना शुरू किया तो सदन के अंदर उन्होंने कहा कि मैं न बुलडोजर हूं न मैं बाबा हूं, मैं तो सम्राट चौधरी ही हूं। पहले तो मैं एक हंसते हुए एक बात कह दूं, निशांत कुमार जी को, एक बड़े घर के मतलब चिराग हैं, उनको स्वास्थ्य जांच आवश्यक करानी चाहिए। उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है और लगता है जैसे वो दब जाएंगे इस नेताओं की भीड़ में। राजद को कांग्रेस से गठबंधन करनी ही नहीं चाहिए, इस पर मैं पहले भी बयान दे चुका हूं। राजद अस्तित्व में भी आया था कांग्रेस के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी का शैडो पॉलिटिक्स जो है, फोटो कॉपी जो है, वो कांग्रेस है। फैसले केवल दो लोग ले रहे हैं भारत में, लेकिन बगावत कहीं नहीं। और यहां फैसले पता नहीं कैसे ले रहे हैं कि वो लोग बगावत कर रहे हैं जो तेजस्वी के बगैर भी नहीं जीत सकते, ये भी सच है, फिर भी बगावत कर रहे हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से होने जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित रहते हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और कई राजनीतिक पार्टी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी पीस पार्टी के प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, इनसे मैं जानते हैं बिहार दौरे पर है और बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, नीतीश कुमार सीएम जो है राज्यसभा चले गए हैं, अगला बिहार का सीएम कौन होगा ये समय पड़ा हुआ है, कौन भाजपा का सीएम होगा या जदयू का होगा, इसको लेकर लोग जानना चाहते हैं। क्या इनका क्यास है, इस पर मैं जानना चाह रहा हूँ। हाफिज गुलाम सरवर, पीस पार्टी के प्रवक्ता, बेगूसराय फ्रंटलाइन में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया बेगूसराय फ्रंटलाइन का। और जो सवाल अभी आपने किया कि बिहार के एक अच्छे मुख्यमंत्री जो लोकप्रिय थे, नो डाउट सभी वर्गों सभी धर्मों के लोगों के वो प्यारे माने जाते थे और सबका एतराफ है, यानी जितने भी समुदाय के लोग हैं बिहार में, सबका मानना है, सबकी धारणा है। और सब आपके चैनल पर भी अक्सर जब आप इंटरव्यू लेते होंगे तो जनता एक लाइन में कहती कि नहीं अच्छे मुख्यमंत्री थे। अब जब राज्यसभा में जाने की बात आई तभी से कयास लगने लगा कि भाई अब क्या होगा बिहार का। तो सत्ता परिवर्तन आपने सवाल किया, सत्ता परिवर्तन नहीं लेकिन नेतृत्व परिवर्तन हो रहा। यह बिहार वासियों के लिए चिंता का विषय है। उसके संबंधित कई वीडियोज भी मार्केट में आए, कई लोगों ने चिंता प्रकट किया, हम लोग भी चिंतित हैं कि एक ऐसा योग्य मुख्यमंत्री जिसने सभी वर्ग समुदाय को संतुष्ट करने का प्रयास किया, किसी को नाराज नहीं किया, निराश नहीं किया, सभी को प्रतिनिधित्व भी दिया और विकास, चौमुखी विकास बिहार का हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नीतीश कुमार जी के काम का भी अंदाज, बोलने का भी लहजा और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो सब लगभग बदला जा रहा था। कई घटनाएं भी सामने आई, मंचों पर कई विचित्र उनका प्रदर्शन भी देखने को लोगों को मिला, लोगों ने उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी, कुछ लोगों ने उसका मीम भी बनाया, एंजॉय भी लिया। लेकिन फाइनली अब जब वो राज्यसभा में चले गए, शपथ ले लिए, तो अब तो उनको इस्तीफा देना ही है। बस यहीं से सवाल शुरू होगा कि उनके इस्तीफे के बाद आखिर बिहार की कमान कौन संभालेगा। अब तक कयास आ रही है, किसी ने पत्ते नहीं खोले, न भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोला न जेडीयू ने, लेकिन एक राजनीति को जो करीब से लोग देखते हैं वो जो कयास लगाते हैं उसी में मैं भी एक हूं। मेरी अपनी राय है, कार अगर जेडीयू के नेतृत्व में नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री अगर जेडीयू के कोटे से नहीं होगा तो यह सरकार लंबी नहीं चलेगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार नीतीश कुमार के फैसले ने न केवल बिहार के लोगों को बल्कि देश को चौंकाया, ये तो सबको पता है। नीतीश कुमार के फैसले ने अमित शाह जी को भी चौंकाया, कई बार मोदी जी को भी चौंकाया। तो मेरा यह निजी मानना है कि नीतीश कुमार
इसी शर्त पर दिल्ली गए होंगे कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के दूसरे किसी भी लीडर को देंगे। अब ये किसको देंगे ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर भाजपा ने इनके प्रकार कोई दबाव बनाकर कोई बार्गेनिंग करके अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई अगर, तो यह सरकार की आयु छोटी हो जाएगी। बहुत चर्चा है सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहें? देखिए, सम्राट चौधरी का भी लहजा इस चुनाव के बाद बदला हुआ है। उनके कद पहले से बढ़े हुए हैं। होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के बाद एक बड़ा मंत्रिमंडल होता है गृह, वो सम्राट चौधरी को पहले ही दिया जा चुका है। डिप्टी सीएम तो वो है ही। पिछले कुछ दिनों से जो अभी वो यात्राएं हो रही थी मुख्यमंत्री की, जिसमें बेगूसराय में भी उनकी यात्रा का एक पड़ाव था, तो जिसको आपने दिखाया था आपके चैनल ने, वहां जो एक सांड वाला मामला हुआ था वो भी दिखाया था, बड़ा वायरल भी हुआ था। तो उस तमाम यात्राओं में जो बॉडी लैंग्वेज था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उससे तमाम चैनलों ने संभावनाएं व्यक्त की, कयास लगाना शुरू किया कि सम्राट चौधरी ही को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं। सम्राट चौधरी जहां तक पहुंचे हैं वहां तक बहुत अच्छा है। उनका बयान भी कुछ पॉजिटिव है। उनको लोगों ने बुलडोजर बाबा के नाम से जब प्रसिद्ध करना शुरू किया तो सदन के अंदर उन्होंने कहा कि मैं न बुलडोजर हूं न मैं बाबा हूं, मैं तो सम्राट चौधरी ही हूं और मैं न्याय के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। यानी जो मुख्यमंत्री का लहजा होता था लगभग उसी की कॉपी, कि न्याय के साथ विकास मेरा काम है। ये तो मुख्यमंत्री जी का पुराना मैंने तकिया कलाम है, न्याय के साथ विकास। सम्राट चौधरी उसी को रिपीट करते दिख रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि लगता है सम्राट चौधरी ही उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन मैं पर्सनली कह रहा हूं, जातीय गणित के एतबार से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार लगभग एक ही जाति के हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही होगी कि भाई कोयरी कुर्मी के ही हाथ में नेतृत्व रहेगा, भले भाजपा के हाथ में कमान है, लेकिन ऐसा नहीं। नीतीश कुमार जी के जवानी के वो तमाम वीडियोस आप देखते होंगे। नीतीश कुमार जब लोकसभा में थे, जब मंत्रिमंडल में थे, तब के बयान इनके देखिए। बीपी सिंह की सरकार से लेकर बाद के कांग्रेस की सरकार में विपक्ष में रहते हुए इनके बयान देखिए, और बिहार में नेतृत्व को मैंने कब्जा में लेने के बाद इनके तमाम बयान देखिए। इन तमाम बयानों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि नीतीश कुमार गठबंधन मजबूरी में जरूर भाजपा से करते हैं, लेकिन उनकी जो मैंने नैतिक इच्छा शक्ति है और उनका जो नेतृत्व का तरीका है वो बिल्कुल मनुवाद, जिसको हम लोग कहते हैं सामंतवाद, उसके वो घोर विरोधी है। और जिस पैटर्न पर इसीलिए तो लालू यादव या तेजस्वी यादव सफल नहीं हो पाए ना। राजनीति में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का आगमन हुआ, इस पर आप क्या कहें? पहले तो मैं एक हंसते हुए एक बात कह दूं, निशांत कुमार जी को एक बड़े घर के मतलब चिराग हैं, उनको स्वास्थ्य जांच आवश्यक करानी चाहिए। उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है और लगता है जैसे वो दब जाएंगे इस नेताओं की भीड़ में। लेकिन कुछ चीजें जब से वो जेडीयू ज्वाइन कराने के बाद उनको जो पुश किया गया है पॉलिटिकली, तो कुछ चीजें, कुछ बयान सकारात्मक भी दिखे हैं। जैसे मंदिर जाना, फिर दरगाह पे जाना, फिर चादर चढ़ाने के बाद एक बयान जारी कर देना, ये सब तो लगता है कि कुछ खेल और भी है। लेकिन ये कहना कि निशांत अक्षम है, मैं समझता हूं ये तर्कसंगत भी नहीं, न्याय संगत भी नहीं है। निशांत भी सक्षम है तो उसी बाप के बेटे, लेकिन नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। राज्यसभा आपने देखा, राज्यसभा में राजद को एक भी सीट नहीं मिला। इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और तेजस्वी के नेतृत्व को और ज्यादा कमजोर कर दिया इस घटना ने। तेजस्वी यादव जी को इस अपने नेतृत्व पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि आप विपक्ष में हैं, पहले भी आप विपक्ष में रहे हैं, आपको यह अनुभव होना चाहिए कि सत्ता पक्ष हमेशा, जब कांग्रेस रही सत्ता में तब भी, भाजपा भी रही है तब भी, तोड़फोड़ की राजनीति करती है। राज्यसभा में कई विवादित विधेयक आए, जहां गणित नहीं था राज्यसभा में, एनडीए के पास गणित नहीं था जीत का, लेकिन एनडीए ने पारित करा लिया, एब्सेंट करके, अनुपस्थित करके, क्रॉस वोटिंग करा के, हमेशा ये काम होता रहा। ऐसे में तेजस्वी यादव जी को उन तमाम अनुभवों को सामने रखकर इस राज्यसभा में अपनी गोटी सेट करनी चाहिए थी, उसमें तेजस्वी यादव फेल हो गए। महागठबंधन इतनी कमजोर क्यों है? आपने देखा बिहार में कांग्रेस
उड़ीसा में कांग्रेस की भूमिका को देखा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन पूरे भारत में जहां भी बना, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और एक बार बंगाल में भी महाजोट बनाया था, वहां कांग्रेस के कारण ही इसमें दरारें आई है। अब अभी जो क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में हुआ, तो आरजेडी का तो एक ही विधायक था जिसने स्पष्टीकरण दिया कि मेरी मां बहुत सीरियस थी, मैं दिल्ली चला गया था इत्यादि। हालांकि वो राजनीति में पर्याप्त बहाना नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी सफाई दे दिया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो आया, जो जिन्होंने अनुपस्थित रहकर या क्रॉस वोटिंग करके चुनाव संपन्न कराने के बाद जो बयान दिया, उसमें नीतीश कुमार के और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया और प्रत्याशी पर सवाल खड़ा कर दिया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस नेतृत्व या आरजेडी नेतृत्व या कम्युनिस्ट ने, वामपंथी, जो भी इनके महागठबंधन के पार्ट हैं, इनमें समन्वय की कमी है और विश्वास की भी कमी है और एक दूसरे को क्रॉस करना, करना। आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं और बिहार में जो महागठबंधन कांग्रेस के साथ राजद का जो गठबंधन कई वर्षों से चल रहा है, लगता है ये गठबंधन सही नहीं है। इससे राजद को नुकसान हुआ कि कांग्रेस को नुकसान हुआ चुनाव में? नहीं, इसके मूल्यांकन का दो पैमाना है, एक पैमाना नहीं है। एक पैमाना यह है कि इससे राजद को नुकसान हुआ, दूसरा पैमाना है कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब दोनों को दो तरह से समझिए। राजद को कांग्रेस से गठबंधन करनी ही नहीं चाहिए, इस पर मैं पहले भी बयान दे चुका हूं। राजद अस्तित्व में भी आया था कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के खिलाफ। लालू जी ने जो पार्टी बनाई या पूरा आंदोलन ही कांग्रेस के खिलाफ है, तो ऐसे में इनको कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहिए था। अनेकों भाषण है भारतीय जनता पार्टी का, शैडो पॉलिटिक्स जो है, फोटो कॉपी जो है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस की पॉलिसी भाजपा की पॉलिसी में सिर्फ थोड़ा सा फर्क, वो फर्क इतना है कि काम में फर्क नहीं है, शब्दों में फर्क है। इनका भाषण अलग होता है, उनका भाषण अलग होता है, लेकिन जो इनका कार्यशैली दोनों की एक है, आइडियोलॉजी दोनों का एक है। तो क्या लगता है इस घटना को लेकर तेजस्वी कुछ करेंगे? तेजस्वी यादव को सिर्फ वामपंथी दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि वामपंथी दल वैचारिक रूप से समाजवादी विचारधारा के करीब होते हैं और वो संघ के, सामंतवाद के, इस तमाम आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ने वाले होते हैं खुलकर। तो अगर सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल को तेजस्वी यादव पूरी तरह से विश्वास में लेकर एक रोड मैप बनाकर बिहार में काम करें, तो आगामी लोकसभा चुनाव में वो सफल होंगे। लेकिन कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा इनको। आपने से एक लाइन और बताओ, छोड़ने से फायदा क्या होगा? कांग्रेस को अगर ये गठबंधन छोड़ दे तो कांग्रेस पूरी सीट पर अकेले लड़ेगी ऑटोमेटिकली। कांग्रेस 80% भाजपा को डैमेज करेगी, इनको डैमेज नहीं कर सकती है। इनका इंटैक्ट वोट है, जो वैचारिक समानता वाले, विचारधारा वाले लोग इनको वोट देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आरजेडी को, समाजवादी को, वामपंथी को जो वोट मिलता है, वो सिर्फ उसी का वोट मिलता है जो वैचारिक रूप से पूरी तरह से पके पकाए। ऐसे में कांग्रेस अगर पूरी सीट पर लड़ेगी तो डिवीजन जो होगा वो उधर होगा, इधर नहीं होगा। ये समझ रहे थे महागठबंधन के लोग, कांग्रेस को इधर रखेंगे तो डिवीजन नहीं होगा। कांग्रेस को वही वोट मिला जिसको आरजेडी में जाना था, वो ट्रांसफर होकर मिला। और जहां दोनों फ्रेंडली लड़े, दोनों के दोनों हारे, ये भी उदाहरण आपके सामने है। तो इसलिए क्या तेजस्वी यादव जी को कांग्रेस को छोड़कर एक नए विकल्प की तलाश करनी थी। गलतियां तो कई हुई है, गलतियां तो मनोवैज्ञानिक बयान इनके जो थे वो भी इनके लिए मुसीबत बने। ये जो डिप्टी सीएम का ऐलान पहले इन्होंने कर दिया मुकेश सहनी का, और मुकेश सहनी ने टिकट को लेकर जो बयान दिया इत्यादि थे, वो सब फैक्टर है। लेकिन अभी राज्यसभा में तो कोई मुकेश सहनी नहीं था, राज्यसभा में तो कोई डिप्टी सीएम का मामला नहीं था। राज्यसभा में जो ये फेल हुए हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इसको फिर से पूरे नेतृत्व को आपस में विश्वास के साथ, नेतृत्व पर अटूट विश्वास होना चाहिए। भाजपा से सीखना चाहिए कि तमाम तर फैसले केवल दो लोग ले रहे हैं भारत में, लेकिन बगावत कहीं नहीं। और यहां फैसले पता नहीं कैसे ले रहे हैं कि वो लोग बगावत कर रहे हैं जो तेजस्वी के बगैर भी नहीं जीत सकते, ये भी सच है, फिर भी बगावत कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है समाज।